गलती जो हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी फैमिलीज करती हैं कि वो हाँ करने में जल्दी कर देती हैं और उसके बाद मंगनी टूट रही होती है या डिवोर्स तक बात जा रही होती है। द मिस्टेक यंग गर्ल्स एंड बॉयज और फैमिलीज इवन मेक इज दैट दे वो फंडामेंटल्स को नजरअंदाज कर देते हैं। तो जो आपको वादा ये कर रहे हैं कि मैं आपके लिए बदलूंगा, वो तो आप वहीं भाग जाए वहां से। तो वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। मैंने जैसे आजकल एक बुक पढ़ी तो उसमें मुझे बड़ी अच्छी लाइन लगी कि रादर देन फाइंडिंग अ न्यू पार्टनर, work on the same marriage and you can get married again and again in your marriage. So what that means is so beautiful. Yeah, कि if one way is not working, you can marry that person again. कोई शादी इतनी डैमेज नहीं कि उस पर काम नहीं किया जा सकता। तो वीडियो तो हम स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे कोई नई वीडियो है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। Hello and Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we're having a very special guest with us. Her name is Zara Maqbool. She is a practicing psychotherapist और वो private practice कर रही हैं काफ़ी सालों से। आज बड़े ऑनर की बात है मेरे लिए that she took out some time and she's here with us because relationship के हवाले से मेरे पास बहुत सारे सवालात आते हैं कि जी सवालात तो अभी मैं बाद में पूछूंगी, बट अभी हम इंट्रोडक्शन तक रहते हैं। सो उन्होंने ब्रिटिश काउंसलिंग बोर्ड से ये एफिलिएटेड हैं। कपल्स काउंसलिंग में इनकी स्पेशलाइजेशन है, तो रिलेशनशिप एडवाइस के लिए जो बेहतरीन हमें एडवाइस दे सकती है वो ये दे सकती है मैरिज के हवाले से, और मैरिज में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कपल्स काउंसलिंग होती क्या है, इसमें हम किस तरह से किस तरह के कपल्स को हम हेल्प कर सकते हैं, तो वो सारी बातें हम करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट। और ये इंडिविजुअल काउंसलिंग भी ऑफर करती हैं, अगर इंडिपेंडेंट वन ऑन वन सेशंस में अगर कोई कंफर्टेबल है तो इंडिपेंडेंट सेशंस भी करती हैं, कपल्स काउंसलिंग भी करती हैं। एंड शी इज़ ऑल्सो अ राइटर एंड शी राइट्स आर्टिकल्स, कॉलम्स फॉर नेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम शुरू करते हैं इनसे सलाम दुआ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, क्योंकि रिलेशनशिप के हवाले से ना मुझे बहुत सारे सवालात आते रहते हैं कि जी स्पेशली गर्ल्स हु आर गेटिंग इनटू रिश्ते आ रहे हैं और फिर उनको समझ नहीं आती कि किस टाइप का होना चाहिए, किस तरह के सवाल पूछने चाहिए अरेंज मैरिजेस में। तो पहला सवाल हम यहीं से करते हैं कि जब आप व्हेन यू नो व्हाट आर द थिंग्स that we need to look for when we're selecting a life partner, सही पार्टनर के लिए बताएं क्या क्राइटेरिया होता है? क्या क्राइटेरिया? अच्छा, एक तो इसमें दो चीज़ें हैं कि अरेंज मैरिज ऑब्वियसली इज़ अ वेरी रियल थिंग इन पाकिस्तान। सो मोस्टली मेरे ख्याल में तो अरेंज मैरिजेज इधर होती है और उसमें फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। सो आई थिंक अगर वो वाला राउट आप खुद ले रहे हैं या आपकी फैमिली स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपके पास अरेंज मैरिज ही की सिर्फ चॉइस है, तो उसमें आई थिंक एक चीज़ के ऊपर बिल्कुल जोर देना चाहिए कि आपकी कम्युनिकेशन उस इंसान से, लड़का या लड़की के साथ कम से कम कुछ महीने ज़रूर हो बिफोर यू से येस। गलती जो हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी फैमिलीज करती हैं कि वो हाँ करने में जल्दी कर देती हैं और उसके बाद मंगनी टूट रही होती है या डिवोर्स तक बात जा रही होती है। और ये इट्स नॉट जस्ट अ यूनियन ऑफ टू पीपल, इट्स अ यूनियन ऑफ फैमिलीज। सो द मोर यू मीट बिफोर यू टेक अ कॉल विदाउट दैट प्रेशर दैट ऑलरेडी रिश्ता हो चुका है। अब जब रिश्ता अगर हो जाता है बाद में लोग मिलते हैं तो आप बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो रेड फ्लैग्स होते हैं, क्योंकि फिर उसमें जी अब खानदान शामिल हो गया है, लोग शामिल हो गए, लोगों को पता चल गया, अब तो सबको बता दिया। सबको। हाँ, तो उससे पहले अगर वो फैमिलीज 2-3 महीने मिले विदाउट दैट बर्डन कि हम बता चुके हैं, तो तब आपकी थोड़ी सी स्क्रूटनी का लेवल फर्क होता है। आप ज्यादा एक ओपनली कम्युनिकेट खुल के सवाल पूछ सकते हैं, खुल के सवाल करते हैं, खुल के मतलब हम वो सवाल भी नहीं पूछते ना जितना हमें डर होता है, बिल्कुल डर। तो आपको वो रेड फ्लैग्स ज्यादा नजर आएंगे। दूसरा फिर वो है कि बहुत से लोग आजकल ये हमेशा सेटिंग ऐसे हैं कि मेन एंड वुमेन चूज फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स रिलेशनशिप में चेंज हो जाता है, ये डेटिंग है, वो भी एक राउट है जिसके थ्रू आप एक दूसरे के साथ। अब इन दोनों सूरतों में जब मेरे पास ये कपल्स आते हैं, जो मेरा पहला सवाल ये होता है कि देखो जो फंडामेंटल्स है ना वो मिलने चाहिए। सो व्हेन यू आस्क मी व्हाट टू लुक फॉर अ पार्टनर, व्हाट आर द फंडामेंटल्स, और फंडामेंटल्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बिकॉज देखिए एक रिलेशनशिप में जब फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ कपल कम्स टू मी, आई एम लुकिंग एट टू सेपरेट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। वन इज फंडामेंटल इश्यूज एंड आई जस्ट एक्सप्लेन कि वो क्या है, हम बेसिक्स पर अभी, एंड सेकंड रिलेशनल इश्यूज। अब पहले मैं रिलेशनल की इसलिए बात कर रही हूँ कि वो हर रिश्ते में, वो मैं और आप इस पॉडकास्ट से पहले भी हम हमारी इंटरेक्शन, मैं किस तरह बात कर रही हूँ, आप कैसे इम्पैक्ट हो रही है, वो हर रिलेशनशिप में इट इज़ वर्क, वेदर इट इज़ अ कोलिजियल रिलेशनशिप, दोस्ती है, एक्वेंटेंस है, शादी है, दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंटरपर्सनल डायनामिक्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। सो दैट कैन बी वर्क थ्रू।
फंडामेंटल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मुझे 3 बजे का कहा था और मैं 4 बजे आती तो आप नेक्स्ट टाइम मुझे नहीं बुलाएंगी. यू नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन टाइम बाउंड्री. इफ आई एम हियर एट 3 एंड यू नॉट रेडी, आई विल नॉट कम आइदर, राइट? आई एम नॉट गोना कॉम्प्रोमाइज इफ दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. वो सब्जेक्टिव है, मतलब बिल्कुल. The mistake young, girls and boys और families even make is that they वो fundamentals को नजरअंदाज कर देते हैं. और वो जो शुरू का हनीमून पीरियड होता है, रिलेशनल एक हनीमून फेज होता है जिसमें इस वक्त यू एंड आई आर लाइक तकल्लुफ है, उसमें आपके डिफेंस मैकेनिज्म्स भी इतने नहीं चल रहे, आप थोड़ा सा एक बहुत सी चीज रिलेशनली आप शुरू के अंदर योर मार्जिन देते हैं, यू आर पुटिंग योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड. वो उसकी खुशी के अंदर फंडामेंटल्स को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं. सो गर्ल एंड अ बॉय फील के वी लाइक द सेम मूवीज एंड वी लाइक द सेम म्यूजिक, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड सो दिस मस्ट बी अ परफेक्ट यूनियन. बट व्हाट आर द फंडामेंटल्स दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन? फॉर एग्जांपल रिलीजन, फेथ के अंदर इवन जो हमारे डिफरेंट फेथ में चैलेंजेस है कि सुन्नी शिया कह लें या फिरके हैं, उस पे भी आप उस वक्त जब नजरअंदाज करते हैं बाद में वो मसला आता है. Faith is a very important issue and you can't, even I as a therapist can't do much. When a couple has sat before me and one practices, one is a Sunni and the other one is saying मैंने Shia है, तो मैं उसमें कहती हूँ कि I'm sorry, इस पे मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती. Because you're very, मुझे लगता है कि वो ऐसी चीज है जिसको आप छेड़ भी नहीं सकते. वो आप छेड़ भी नहीं सकते और वो एक इंटरजेनरेशनल हमारे अंदर घुसा हुआ है. वो लड़का लड़की उस टाइम पे कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं, तो जो उन्होंने अपनी फैमिलीज में जनरेशंस में देखा हुआ है वो नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे आफ्टर सम टाइम. सेकेंडली, आप अगर फॉर एग्जाम्पल आई वर्क विद कपल्स, लड़की सर कवर करती है, लड़का बहुत मॉडर्न है और वो कह रहे हैं कि नहीं बाद में देखा जाएगा, और बाद में उसको वो कह रहा है कि अपना हिजाब उतारो, और वो उतारेगी, लेकिन उसको उतारने के बाद जो उसके अंदर रिजेंटमेंट है वो उसके फिर रिलेशनल चैलेंजेस, रिलेशनशिप को डैमेज करेगा और वो रिलेट करना मुश्किल हो जाएगा. द मैन इज ड्रिंकिंग एंड द वुमन फील्स नहीं कोई बात नहीं, उसने वादा किया बाद में चेंज कर देगा. सो अगर आई थिंक ये हमारी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर वो रोकूंगी कि ये कहा भी तो जाता है कि बाद में बदल जाएगी, हम अपने हिसाब से कर लेंगे. हाँ. शादी के बाद तो तुम्हारी बात मान लेगा. लेकिन वो वही बात है कि ग्रोन अप एडल्ट जिसके साथ एक एवरेज शादी की 24-25 है, वो अगर अनलेस वो इंसान कहे कि मैं अपने लिए बदलूं तो और बात है. तो जो आपको वादा ये कर रहे हैं कि मैं आपके लिए बदलूंगा, वो तो आप वहीं भाग जाए वहां से. वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है. हम सिर्फ, मैं हमेशा कहती हूँ ना कि देखिए कुरान की सबसे पहली सूरह फातिहा में हम का वर्ड है, हम तेरी मदद मांगते हैं, हम तेरी इबादत करते हैं. पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अल्लाह मियां ने बात सिखाई है. ये नहीं लिखा हुआ कि तुम अल्लाह से मदद मांगो, हिदायत भी हमने अपने लिए मांगनी है. और वो उसी वक्त आएगी जब मैं अपने लिए खुद मांगूंगी. मैं अपने स्पाउस के लिए जितनी मर्जी मांग लूं, अगर वो नहीं मांगा तो अल्लाह मियां कहेंगे बेटा वो अपने काम से काम रखो, वो उसका मसला है. हाँ, और ये दीन के हवाले से भी ये है कि आपकी नमाजें आपकी जिम्मेदारी है, उसकी नमाजें उसकी जिम्मेदारी है. अल्लाह ताला ने सिर्फ आपकी रखी. आपने कहा जरूर है कि अपने घर वालों को आग से बचाओ, लेकिन सिर्फ कहने की हद तक है. सो सबसे बड़ी बात है कि फंडामेंटल से प्लीज कॉम्प्रोमाइज ना करें. एंड फॉर दैट नो व्हाट यू वांट. If drinking is a red flag for you even once, so don't wait and don't take that risk that will change. If it does, great, but if it doesn't, then you're really in for a very difficult life. So you need to be strong कि आपके क्या fundamentals है जिन पे आप, और इसीलिए जो हमारे बड़े कहते हैं कि खानदान देख के शादी करो, मैं 100% उससे एग्री करती हूँ. बिल्कुल, क्योंकि वो खानदान की वैल्यूज आपके अंदर हैं. आप जितना मर्जी कहें कि नहीं मैं डिफरेंटली सोचता हूँ, और टीनेज में बच्चे रेबल कर रहे होते, बट कहीं ना कहीं जाके द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री. सो ये दो एरियाज हैं कि जिसके अंदर के डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन फंडामेंटल्स. हाँ, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग कि कह रहे होते हैं ना कि खानदान वाले कंजर्वेटिव है, मैं तो बड़ा ओपन माइंडेड हूँ, मैं तो इस तरह नहीं सोचता. But eventually you become manifests that in a different person. way. You become that person because, like I said, it's generation after generation of learning, which literally becomes a genetic code. So you can't so own up who you are and whatever your family is like, जो आपके है. और फिर आप अगर और देखें डेटिंग भी जब आप करें और आपका शुरू के टाइम पे तो ये फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट इज जस्ट रोमांटिक हॉलीवुड thing. Don't mind my French BS. I don't endorse it anymore, especially after the work I've been doing for the last few years. My idea of love has completely changed as well. So I just feel कि आप शुरू में look for someone, especially if it's your own choice, जिसकी आपकी बेसिक्स मिलते हो. बेसिक्स अगर मिलेंगे ना तो आपकी फाउंडेशन मजबूत हो जाएगी. फिर आपने रिलेशनल चैलेंजेस से तो गुजरना है. वो रफ तो आने हैं. हाँ. लेकिन क्योंकि वो एक फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो रिपेयर उतनी आसान होगी. बिल्कुल. सो यू सेड कि वी हैव टू सबसे पहली चीज़ जो आपने की कि फेथ आप ज़रूर देखें, बैकग्राउंड
देखें कि ख़ानदान में किस तरह का वो है, तो अगर वो डिफरेंट होगा भी तो कितना ही डिफरेंट हो जाएगा। इवेंचुअली हम ये देखते हैं ना कि एक एज के बाद हम वही अम्मियों वाली चीजें करने लग जाते हैं, जैसे अम्मी करती थी, उसी तरह की चीजें, उसी तरह के खाने, उसी तरह। तो आई थिंक जो हमारी रूट्स होती है उनका बहुत असर होता है हमारे ऊपर। तो ये दो चीजें मतलब मेन है, मतलब फंडामेंटल्स में तो कुछ भी हो सकता है, मतलब लेकिन उसमें फेथ है, उसमें मनी एक फंडामेंटल है कि आप अगर फॉर एग्जांपल एक फॉर अ वुमन, मैंने हमेशा देखिए एक पावर डायनामिक भी एक लड़की और लड़के के दरमियान। मेरा अगेन थोड़ा सा उसमें एक स्पिरिचुअल लेंस है, जिसमें मैं समझती हूँ कि अगर अल्लाह ने एक आदमी को 2 दर्जे ज़्यादा दिए, उसमें बहुत मसलियत है एक औरत के लिए। लेकिन वो जो पावर उसको मिली है, एंड इसीलिए ना कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव, इफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट पावर, इट एक्चुअली इज एम्पावरिंग यू एज वेल। और आप ये डायनामिक भी जब शिफ्ट करना शुरू करते हैं एक रिश्ते में, तो ये भी एक फंडामेंटल है, विच मीन्स कि अगर आप कह रही हैं कि जी मैं अर्न करूंगी, जो आपका, और देखिए जेंडर रोल्स बिल्कुल उल्टे हो चुके हैं। सो वुमन इफ शी इज वेयरिंग द द क्या कहते हैं पैंट्स इन द हाउस, सो वो भी एक, दिस इज आल्सो फंडामेंटल, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन इट, बी विद समवन हु कैन टेक complete financial responsibility of you, at least from the get go, even if you're working. Because again, I've worked with so many women who are earning like anything, but they inherently they just don't like the idea of giving, and they want to endorse that my money is my money and his money is my money as well, which actually is what Allah says, right? So finances is also a big fundamental. आपकी क्लोथिंग क्या है, आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, आपके, अगर आप ऐसे घर में जिसके आपके वाले साहब रिश्वत ले रहे हैं और आपके लिए वो नॉर्मल है, लेकिन अब आप शादी एक जगह पे कर रही हैं जिधर हलाल हराम की तमीज ज्यादा है, ये भी एक फंडामेंटल है। सो अपने आप को समझें, अपनी फैमिली सिस्टम को समझें, और फिर उसके हिसाब से आप रिश्ते की तरफ जाएं। तो जैसे ये आपने कहा ना, जैसे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले अपने आप का तो पता हो कि मेरे लिए क्या, हाँ मेरे लिए क्या रेड लाइन है, मेरी बाउंड्रीज क्या है, मैं कहाँ कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ, मैं कहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मेरे लिए ओके है, ठीक है, अगर हो भी जाए तो इट्स ओके, और कौन सी चीजें ऐसी हैं कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता, दिस कैन नॉट हैपन इन माय लाइफ, या मेरे घर में ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। जैसे कि हलाल हराम का आपने कहा, तो कुछ लोग खाने में भी, जैसे व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, तो लोग नहीं करते इस तरह हलाल हराम का, लेकिन अगर आप वो इंसान है कि आपके लिए बहुत बड़ा मसला है, तो आपका जो तो ये वो कॉन्वर्सेशन है जो आपको पहले करने की जरूरत है। हाँ, लेकिन पहले ये अवेयरनेस अपने अंदर होना कि मुझे चाहिए क्या, बिल्कुल मैं चाहती क्या हूँ। अगर आपका सिर्फ यही है कि बस रिश्ता हो जाए, बस शादी हो जाए, बस हो जाए, तो हो तो जाएगी इंशाल्लाह, जो राइट टाइम होगा उस पर हो जाएगी, बट प्लीज ये अपना करना ये कि देखिए आप अपने आप से अगर व्यक्ति तौर पे झूठ कॉन्शियसली बोलें, और कई दफा आप कॉन्शियसली नहीं बोल रहे होते, लेकिन आपके ब्लाइंड स्पॉट में चीज है जिसको आपकी समझ नहीं कि आपके लिए कितनी मैटर करती है, वो फिर आपके आगे आएगी। तो एक्चुअली आपको शादी से पहले, दैट्स व्हाई इंडिविजुअल सपोर्ट एंड थेरेपी एंड एनी वे दैट यू कैन नो अबाउट योरसेल्फ, मतलब प्री मैरिटल काउंसलिंग वगैरह भी करते हैं। हाँ, तो ये बहुत अच्छा है कि यू कैन, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या देखना चाहिए पार्टनर में, क्या नहीं देखना चाहिए, इतना आजकल का दौर ऐसा है, एंजाइटी लड़कियों को इतनी होती है, लड़कों को भी, तो यू कैन ऑलवेज कंसल्ट समवन जो एक्सपर्ट है इस फील्ड में। प्री मैरिटल काउंसलिंग की तरफ आप लोग जा सकते हैं, जो भी आपके सवालात हैं आप एक्सपर्ट से पूछें। लोग अपनी चाची फुप्पो इधर उधर पूछ रहे होते हैं, और फिर वो अपने लेंस से समझा के अलावा सिंपली ये कि व्हेन यू आर टीनेजर, व्हेन यू आर 18 19, marriage or no marriage, use this time early on, like once you're an adult, I would say like 17 18 19 के बाद, जहाँ आप अपनी academics पे focus करें, also focus on learning about yourself, कि because you are a product of your history, and you weren't born the way all of us are not how we were born. अब हमारी parenting ने, हमारी conditioning ने, हमारे childhood traumas ने हमारी personality को एक मुख्तलिफ शक्ल दी थी, जो कि ओरिजिनल शक्ल नहीं थी। सो आपको वो जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली ओरिजिनल शक्ल क्या थी। और तो एंजाइटी डिप्रेशन क्यों होता है? बिकॉज द वे वी आर बोर्न एंड द वे वी आर मेड टू कंडीशन टू बी, व्हेन द गैप बिटवीन दैट becomes bigger, it's you feel anxious, because it's like I am wearing a personality that doesn't belong to me. So get to know yourself. जैसे अब अंदर से मैं कुछ और फील करती हूँ, लेकिन मेरी सोसाइटी ने, सबने मुझे ये सिखाया है
कि नहीं तुम ये हो, हाँ, या तुम्हें यही पसंद है, बिल्कुल। या लड़कियां So तो डिप्रेशन ऐसे ही एंजाइटी होती इस चीज की मैनिफेस्टेशन होती है, इसलिए जब भी कभी बल्कि 9 out of देखिए 10 of कितना my कॉमन clients, है एंजाइटी डिप्रेशन हाँ, आज। so you know when a client comes to me and they say I've come with anxiety, I always literally smile and say congratulations, it means you're about to change and you want to now be how so that you can feel good, क्या कहना चाहिए, what's the word for it, you know, you feel comfortable in your skin, because it's like you know wearing another someone else's pair of clothing for 25 years 30 years and finally you are so tired and depressed and anxious about it, you want to get rid of it and wear what belongs to you. आई थिंक आपकी बॉडी वो करना शुरू कर देती है, बॉडी रिजेक्ट बिल्कुल कि मुझे ये जो दर्दें होती हैं या ये जो सारी साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स जो हैं। हाँ, ये आप थोड़ा सा बताएंगे साइकोसोमैटिक जो अभी आपने कहा, जैसे किसी के घुटनों में दर्द है या कंधों में दर्द हो जाता है। माइंड बॉडी एक है, इट्स नॉट माइंड एंड बॉडी, इट्स बॉडी माइंड। सो जो चीज़ आपका माइंड नहीं कर सकता, योर बॉडी इज गोइंग टू टेक ओवर। सो टेंशन, हेडेक्स जो होती हैं, गैस्ट्रिक, सारे इश्यूज जो हैं, अब आजकल बहुत सारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट पे डिप्रेशंस पे डाल देते हैं, एंटी डिप्रेशंस पे। सो गट ब्रेन वाज द फर्स्ट ब्रेन एक्चुअली एंड देन द थिंकिंग ब्रेन इवॉल्व्ड एंड राइट। सो गट में क्यों दर्द होती है? सो साइकोसोमैटिक इज व्हेन somatic comes from the word soma, which means body, कि your body presents the symptoms of the psychological distress. तो psycho and somatic. So the somatic representation, the bodily representation of the psychological distress. ओके, ये मेरे साथ बहुत होता था कि जैसे मेरे एग्जाम्स हैं तो मेरा टमी लूज है, हाँ, IBS हो जाता था। हाँ, तो ये आई थिंक मेरा पहले चीज यही होता था कि एक तो एग्जाम है, ऊपर से ये टमी, क्योंकि मैं स्ट्रेस बहुत लेती थी। बिल्कुल, आपके शोल्डर्स में दर्द, क्रैम्प्स। देखिए इवन द मोर सिवियर इलनेसेस, एंड विल कम बैक टू द टॉपिक, हम ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, लेकिन कैंसर अब इतना जो फैल रहा है, तो इट्स नॉट जस्ट कि हम माइक्रोवेव में खाना डाल रहे हैं, स्ट्रेस इतना ज्यादा है दुनिया में अब, एंड स्ट्रेस की वजह से जो आपका हार्मोन रिलीज होता है कॉर्टिसोल, दैट्स अ स्ट्रेस हार्मोन, राइट, दैट लोअर्स द इम्यूनिटी। तो बॉडी में जब एक्सेसिव होगा स्ट्रेस हार्मोन और आपकी इम्यूनिटी लो होगी, तो आप हर तरह की इलनेस के लिए आपकी बॉडी एक्सपोज्ड है। हाँ बिल्कुल, व्हिच इज व्हाई मेंटल हेल्थ इज सो इम्पोर्टेंट। तो ये बड़ी अच्छी हमारी डिस्कशन चल रही थी, बट वील कम बैक टू द मैरिज पार्ट, बिकॉज आई थिंक इनसे बात करने के लिए तो लाइक आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट वी हैव लिमिटेड टाइम। तो जी अच्छा, पहले हमने बात की कि हमने पार्टनर में क्या क्या चीज़ें जो हैं, पूरा तो हम एनालाइज नहीं कर सकते, कुछ तो मतलब हमने अल्लाह पे छोड़ना है, कुछ दुआओं पे छोड़ना है, कुछ फ्यूचर पे छोड़ना है, बट अपना जो कोर है, जो बेसिक्स हैं, जो फाउंडेशंस हैं, वो ज़रूर देखें कि क्या मैं इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। उसके लिए पहले अपने आप को जानिए, अपनी थेरेपी कराएं, अपना सेल्फ वर्क करें, ताकि आपको अपने बारे में पता हो कि अच्छा ये मेरा ब्लैक है, ये मेरा वाइट है, ये मेरा नो गो एरिया है, ये मेरा ग्रे एरिया है, ठीक है। अब जिस तरह सबकी शादियाँ हैं और सबकी शादियों में मसले हैं, क्योंकि मुझे लगता है शादी ही एक मसला है, तो साथ साथ शादी चलती रहती है, साथ साथ मसले चलते रहते हैं। तो जिन लोगों की शादियों में ये मसले हैं, तो क्या मतलब कोई टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ आप हमसे शेयर करें कि जो लोग अपनी शादियों में रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाहते हैं। पहले शादी को करेक्टली देखना बहुत जरूरी है। अब जैसे आपने कहा ना कि शादी बहुत बड़ा मसला है, और ये भी एक हकीकत है कि आई थिंक कुरान में है कि आपकी शादी आधा दीन है। इतनी इम्पोर्टेंस इस इंस्टीट्यूशन को दी गई है। सबसे पहली बात है कि बहुत दफ़ा हम शादी को ऐसा देखते हैं कि एक अच्छी शादी का मतलब है कि कम से कम कॉन्फ्लिक्ट होगा, कम से कम लड़ाई होगी। सो अ गुड मैरिज इज एसोसिएटेड विद हाउ मच हार्मनी देयर इज। इन माय ओपिनियन अ गुड मैरिज इज अ मैरिज व्हिच हैज द पोटेंशियल टू रिपेयर मोर, नॉट ओनली फ्रॉम दैट, कि इस शादी में रिपेयर करने की कितनी पोटेंशियल है, दोनों पार्टनर्स की अपनी शादी पे काम करके मतलब हार्मनी क्रिएट करने की पोटेंशियल कितनी है। बिकॉज क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स तो आएंगे वो, क्योंकि दो मुख्तलिफ लोग हैं, दो डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो पूरी जिंदगी का हिस्सा है, वो बच्चों से रिलेटेड आएंगे, हर लिहाज से आएंगे। लेकिन जहाँ आप जब तक आपकी पोटेंशियल उसको रिपेयर करने की होगी ना, और हर शादी में पोटेंशियल नहीं होती, जिस शादी में पोटेंशियल है, विलिंगनेस है, वो शादी कामयाब है। तो कामयाबी इज नॉट कि आपकी कितनी डेट नाइट्स हो रही हैं और आप कितने खुश हैं, इट्स अ वेरी रियल रिलेशनशिप, राइट। सो मैंने जैसे आजकल एक बुक पढ़ी तो उसमें मुझे बड़ी अच्छी लाइन लगी कि रादर देन फाइंडिंग अ न्यू पार्टनर, वर्क ऑन द सेम मैरिज एंड यू कैन गेट मैरिड अगेन एंड अगेन इन योर मैरिज। So what that means is so beautiful. Yeah, if one way is not working, you can marry that person again, and then you can marry it again. And if you notice over the decades, I'm in my 40s now, how I was in my 20s and 30s, 5 साल बाद extra circumstances की वजह से, so we can say to our partner, so for example आपने कहा खुद से क्या कर सकते हैं, हर कोई थेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकता,
इसमें अगेन 2 बातें समझने की जरूरत है कि वी मैरी आर अनफिनिश्ड बिजनेसेस, मीनिंग हमारे जो बचपन में हमारे पेरेंट्स के साथ चैलेंजेस होते हैं कहीं ना कहीं वो वहाँ रिजॉल्व नहीं होते, और हम अनकॉन्शियसली, और अल्लाह ताला भी हमें ऐसे लोगों से मिलवाता है जिसके अंदर हमें दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम उस अनफिनिश्ड बिजनेस को रिजॉल्व कर सकें. सो फॉर एग्जांपल, एज अ चाइल्ड, इफ आई ग्रू अप विद अ फादर हु वाज वेरी वेरी डोमिनेटिंग, and I as a child learned that if I become a pleaser of my father and if I become this achhi bachi, then I'll be safe. But in me there is a lot of resentment and distress because I have a very controlling father. Luckily and not unluckily, actually luckily I ended up marrying a man जिसके अंदर मुझे वही traits नजर आते हैं कि वो मुझे control कर रहा है. तो actually this husband will give me the opportunity to also stand up to that father I could not stand up back then. Wow. So that doesn't mean कि I have to sit across my father and resolve the conflict because मेरे father अब 80 साल के हो गए हैं तो मुझे वहाँ तो मौका मिलेगा नहीं. मेरा religion भी मुझे रोकेगा और कहेगा माँ बाप के आगे उफ नहीं करना. So but the fact that now as an adult I can stand up to my spouse, I will not only heal as an adult, my inner child will also get healed who could not speak up. अमेजिंग, मतलब मेरा दिल चाह रहा है खड़े होके मैं क्लैपिंग करूं. क्या जबरदस्त बात करी है, एंड आई कैन रिलेट टू इट सो मच. So actually we marry our unfinished businesses, which is a great opportunity to heal, because see the difference again between a good marriage and a bad marriage is कि bad marriage में आप re-traumatize कर देते हैं. So अगर वो आपका spouse ऐसा है और आपको वो sense of self इतना develop नहीं हो रहा, वो आपको फर्दर री-ट्रॉमेटाइज कर रहा है और डोमिनेट जो ऑलरेडी आपका ट्रॉमा था बाप की तरफ से, अब वो खावन की तरफ से मिल गया. लेकिन अगर मैं भी अपने आप को बदल सकूं एंड माय स्पाउस आल्सो हेल्प्स मी, तो आई विल नॉट ओनली हील फ्रॉम माय करंट ट्रॉमा, मैं आई विल आल्सो हील फ्रॉम द अनफिनिश्ड बिजनेस. अमेजिंग. सो मतलब आप इसको एज अ मौका समझें कि इट्स एक्चुअली इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी बिकॉज सी माई ट्रॉमा, अब कौन से लोग जिसे कहते हैं ना वो डब्बे में बंद कर देते हैं, वो ये शादी वो मुझे डब्बा खोलने पे मजबूर कर रही है, और जो मैंने बंद करके मैं समझ रही हूँ कि मेरी जिंदगी बड़ी आसान है, वो नहीं, वो मेरा डब्बा मेरे घुटनों की दर्द में भी निकल रहा है, वो मेरा IBS की शक्ल में निकल रहा है, वो मेरी प्रोफेशनल चॉइसेस की वो आ तो लगातार रहा है, लेकिन वो खुल के मौका नहीं मिल रहा उसको देखने का. तो एक्चुअली ये बुरी रिलेशनशिप या शादी या ये इंसान मुझे मौका दे रहा है कि मैं उसके ऊपर काम कर सकूं. लेकिन देखिए ये अगर आप हेल्प नहीं है आपकी जिंदगी में, जैसे आपने कहा कि चाइल्डहुड ट्रॉमा है और उसके बाद आपने हेल्प नहीं ली, उसके बाद फिर आपकी शादी होगी और फिर वो जब वो इंसान आपके सामने आ रहा है और वो चैलेंज हो रहा है आपके अंदर, तो आपको समझ ही नहीं आता. लाइक फॉर एग्जांपल, आई स्टार्टेड थेरेपी लास्ट ईयर. आई एम इन पर्सनल थेरेपी सिंस अ ईयर बिकॉज आई एम बिकमिंग अ साइकोथेरेपिस्ट. आई चेंज्ड माय फील्ड. तो उसमें तो मैंडेटरी होता है कि आपने करानी है. तो जब मैंने शुरू किया तो मुझे इतना समझ आने लगा हर चीज़ इतनी अच्छी, इतनी आराम से, एंड आई रियलाइज कि मेरी शादी के जो आधे मसले थे वो मैं थी. वो शादी के मसले नहीं थे, वो मेरे मसले थे. तो वो प्रोजेक्शन होता है ऑफ योर प्रॉब्लम्स, ऑफ योर अनफिनिश्ड स्टोरीज विद योर ओन पेरेंट्स. बिल्कुल. तो मतलब जब व्हेन यू स्टार्ट योर सेल्फ वर्क, व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ कि अच्छा ये होता है तो मैं ऐसे रिएक्ट करती हूँ, ट्रिगर्स पता चलते हैं. और जो ट्रिगर्स होते हैं देखो वो इरेडिकेट नहीं हो सकते, वो सिर्फ मैनेज होते हैं. अब सवाल ये आता है कि अच्छा कौन सी ऐसी शादी है जिसमें फिर आपको नहीं रहना चाहिए. बहुत सी शादियां नहीं कामयाब होती ना, उसमें ये बहुत अच्छा आपने पूछा है कि क्या मतलब क्या हो कि बस अब यार ये तो काम नहीं करेगा, और वो इम्पोर्टेंट है. तो देखिए उसके अंदर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक तो ये कि दिस इज अ रिलेशनशिप दैट टेक्स टू, इट्स यू कांट वर्क ऑन इट अलोन. As a start, again, expecting our spouses, whether it's your husband or your wife, कि वो आपकी पेस पे अपने आप पे काम करे मुमकिन नहीं है. तो आप आइडियली तो ये है कि फॉर एग्जांपल मी एंड माय हस्बैंड वो डिसाइड टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स टुगेदर एंड ऑटोमेटिकली आवर रिलेशनशिप गेट्स बेटर. इफ दैट इज नॉट हैपनिंग, फॉर एग्जांपल यू आर इन एन अब्यूसिव रिलेशनशिप, you cannot get out of the relationships. At least start working on yourself. And when you work on yourself, trust me, 30 to 40% of your challenges will go away. Maybe not the real life challenges like money or whatever, but आप जिस तरह relate कर रहे हैं, even with an abusive person, देखने का लेंस बदल जाता है. इस पार्ट ना सिर्फ देखने का लेंस बदलता है, abuse भी isolation में नहीं है. And I'm not saying कि वो गलत नहीं है या मैं उसको जज नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ वो भी आपकी रिश्ते के अंदर हो रही है. तो जब अपने पे आप काम करते हैं तो आप उसमें भी कहीं ना, मोस्टली मैंने देखा है कि वो साइकिल ब्रेक हो जाता है अब्यूज का.
because abuse is also a trauma response. It's a very unhealthy trauma response. वो आई थिंक जैसे कहते हैं ना अब्यूज और अब्यूजर वो साथ ही चल रहा होता है, बिल्कुल साथ साथ तो एटलीस्ट आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी शादी पे आप इस पॉइंट पे आ रहे हैं कि आपने अपने पे काम भी किया और उसके थ्रू कुछ डायनामिक्स बदले, लेकिन फिर भी कुछ अनहेल्दी बिहेवियर्स खत्म नहीं हो रहे और आपका स्पाउस बिल्कुल नहीं, वो इतने उसके डिफेंस मैकेनिज्म हाई हैं कि रिफ्यूजेस टू वर्क, then if you can get out, then you get out, because like I said, if that person is re-traumatizing you and not giving you the opportunity to heal from the current and the previous trauma, then you should exit. अच्छा, तो ये If you can, and if you can't, again, there are a lot of women who come to me who are unfortunately they worked on themselves, and yet because of lack of support from family and for kids they can't leave. उसमें फिर मेरा एक उनसे मेरा काम उनके साथ ये होता है कि अपने लिए वो एक खिड़की ढूंढो इस शादी में रह के जिससे you can look outside. और वो खिड़की बहुत सी शक्ल में होती है, वो एक आपकी अच्छी दोस्त की शक्ल में होती है जिससे आप रोज बात कर सकें, वो आपकी बेशक एक सॉलिटरी 40 मिनट की वॉक है, वो आपकी कोई हॉबी है, वो हर शादी में वो एक खिड़की है जरूर. सो फाइंड योर ओन विंडो एंड सी व्हाट यू वांट टू सी आउटसाइड ऑफ दैट विंडो. ओके अच्छा, तो अभी जब जो आपने स्टार्ट किया था ना, जब जवाब देना, तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये आई थिंक ये हमारा हमें सिखाया जाता है बचपन से कि लड़ाई इज़ अ बुरी थिंग, कि यू नो लड़ रहे हैं और शादी में बार बार लड़ाई हो रही है और अगेन एस्केप, कि मेरा जैसे डिफेंस मैकेनिज्म ये होता है कि इट्स नॉट वर्किंग तो बस छोड़ दो, यू नो इट्स नॉट गोना वर्क, ये वाली चीज़ होती है. और मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है जिनका यही होता है. जो अभी दूसरी भी बात की आपने बहुत अच्छी की कि इंस्टेड ऑफ यू नो उससे बाहर निकल कर एक और चीज शुरू से शुरू करने से बेहतर है उसी पे काम करें, उसी रिश्ते पे काम करें, क्योंकि हर रिश्ते में काम करना पड़ेगा रिलेशनली. ऐसा तो नहीं होगा कि अगला वाला बिल्कुल परफेक्ट होगा. तो ये भी आई थिंक हमारे यहाँ बड़ा कॉमन हो गया है, वही जो फेमिनिस्ट कल्चर है या जो भी, पीपल आर वेरी क्विक, जो डिवोर्सेस रेट हाई है जो भी. We're not judging anyone, मैं ये भी नहीं कह रही, मुझे नहीं पता किसी के क्या रीजंस होते हैं, जो भी होता है. बट अगर आपको लगता है कि आपकी शादी उतनी खराब नहीं है या उतनी डैमेज नहीं है या इस पे काम किया जा सकता है, तो जरूर अपने आप को अपनी शादी को कोई शादी इतनी डैमेज नहीं है कि उस पे काम नहीं किया जा सकता. मेरा ये पॉइंट कोई ऐसी नहीं है. क्योंकि देखें जो जिस इंसान जो आपके सामने है वो वैसे पैदा नहीं हुआ था, उसके सर्कमस्टांसेस ने उसको उस जगह पे लेके आया. इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि जिनकी नहीं हुई भी वो प्लीज फंडामेंटली अपने आप को अलाइन पहले से देखें. हाँ, और ये जो आपने बात की ना, जैसे ये एम्पैथी है कि मतलब मैं ये देखूं कि यार उसके भी तो अपने मसले चल रहे हैं या वो किस सिचुएशन में ये वो, तो ये भी हमारी बहुत वीक साइड है कि हमें एम्पैथाइज करना नहीं सिखाते. तो अगेन कमिंग बैक टू द लड़ाई वाला पार्ट, कि लोग ये समझते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली हम किसी से बात कर रहे थे एंड दैट पर्सन सेड कि मैं तो बिल्कुल नहीं लड़ता अपनी बीवी से, हम बहुत खुश हैं अपनी शादी में. और मेरे हस्बैंड का भी ये मानना था अ ईयर बिफोर कि इफ वी आर फाइटिंग कॉन्स्टेंटली देन देयर इज अ प्रॉब्लम. तो आफ्टर जब मैंने पढ़ना शुरू किया थेरेपी, तो आई टोल्ड हिम कि दिस इज यू नो योर एक्सपेक्टेशन इज रॉन्ग, कि हमें लड़ना ही नहीं चाहिए, और अगर हम लड़ रहे हैं तो यू नो समथिंग इज रॉन्ग विद आवर मैरिज. बात ये कि कॉन्फ्लिक्ट इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ. हमारी तो एवोल्यूशन ही कॉन्फ्लिक्ट पे थी कि मैं वो हज़रत आदम की कि मैं सेब खाऊं कि नहीं खाऊं, खा लिया और हम इधर आ गए. दुनिया में आके फंस गए. सो द पॉइंट इज कि कॉन्फ्लिक्ट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइव्स. One thing that can help relationships, again, for those people who can't afford therapy or who do not endorse to it, and that's fine. I mean, I'm a big believer of it, but if somebody is not, I respect that as well. If you, in your relationship, you can literally, there are 2 or 3 things that you can say to each other. क्योंकि कम्युनिकेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ना. कम्युनिकेट नहीं करते तो वो चीज़ ट्रांसलेट होती है इमोशनल इंटीमेसी के मसलों में और फिजिकल इंटीमेसी के मसलों में. सिंपली ये कि अगर आपके पार्टनर ने आपसे कोई बात की है, आप उस बात के पीछे के जो इमोशनल नीड है अगर उस तक पहुंच जाएं, आपका रिश्ता बेहतरीन होगा. अब इसका एग्जांपल क्या है, होता ये कि जब कोई हमारे से कोई बात करता है, बिहेवियर जैसे भी हो, हम एकदम हमारे डिफेंसेस ऊपर आते, वी फील अटैक, our defense system goes up and then we do whatever we know best. So if your flight mode is I don't want to talk to you, I'm going out, that's your mine is fight. या फाइट मोड है, या किसी का फीस मोड हो जाता है, लोग नम हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल एक रिलेशनशिप में एक परसू ज्यादा कर रहा होता है, दूसरा विड्रॉ कर रहा होता है, वो जो एक साइलेंट ट्रीटमेंट वाली रिलेशनशिप. so emotional need, for example, if you have to go to a dinner and your husband is late and then you get very upset and you say to him कि आपने क्यों मुझे इंतजार कराया 15 मिनट. अब अगर नॉर्मली ये रिस्पॉन्स होगा कि स्पाउस जो है वो सोच रहा है कि यू नो, अब वो अपने थिंकिंग ब्रेन से सोच रहे हैं और वो कह रहे हैं कि क्या हो गया, 15 मिनट से क्या फर्क पड़ता है. तो लॉजिकली 15 मिनट से हो सकता है वाकई फर्क ना पड़ता हो, वो एक कैजुअल डिनर हो. इसकी जगह अगर वो सिर्फ ये 2 बातें कह सके, नंबर 1,
I can see that you're upset. I acknowledge that you are upset. Because what happens is that when we have a thinking brain, then we have our emotional brain, and then we have a gut brain. So when our emotional brain gets activated, we are not thinking straight. So literally just two things that you need to do. Okay, I can see that you trigger. Can you tell me what's happening for you? हो क्या रहा है? So the person might initially say कि बस मुझे इंतजार करना बहुत बुरा लगता है. But if you ask more, the story will come out where she'll say, this is what I'm used to. कि मुझे स्कूल से भी लेट पिक किया जाता था. मुझे हर चीज़ के लिए मैं turns out I'm the fourth sibling. तो मुझे खाना भी अम्मी सबसे एंड में देती थी. तो उस बंदे के लिए वो 15 मिनट इस पूरा उसका ट्रॉमा की हिस्ट्री उसके उस 15 मिनट में अलाइव हो जाती है. बिल्कुल. Right. So acknowledge the trigger when you're fighting, for example, or you can see that your partner is triggered. Number one, simply say, I see you, and I can see that, because you can't. आपकी रियलिटी कह रही है ये क्या वजह, आप वाई में फंस जाते हैं. हम लोग वाई में फंस जाते हैं. But how about just focusing on the how? How is it for her when she's waiting? She's upset. So acknowledge that you're upset, and second, tell me what does it mean for you that I made you wait. What, because the meaning making of me making someone wait 15 minutes is different for the other person. बिल्कुल. So she might say कि मुझे बस एंजाइटी होती है, मुझे स्ट्रेस होता है. तो हमारा मसला ये होता है हम सवाल में पड़ जाते हैं कि तुम ट्रिगर हुई क्यों, या तुम हुए क्या क्यों? मतलब क्या बात है गुस्सा करने और हो वाली? सकता है अगले बंदे को पता भी ना. ये तो मैं एक हाइपोथेटिकली कह रही हूँ ना कि उसके लिए वेटिंग है. उसका मैं जैसे क्लाइंट का बर्थ ऑर्डर पूछती हूँ, वो सारी चीजें हो सकता है उसको खुद ना पता हो कि उसके लिए वेटिंग इतनी क्यों मुश्किल है. तो जस्ट एक्नॉलेज द ट्रिगर एंड से ओके, आई कैन सी दैट यू ट्रिगर, एंड समटाइम्स जस्ट अ फिजिकल टच इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द अदर पर्सन्स नर्वस सिस्टम टू काम डाउन. तो सही. बट अगेन मुझे तो लगता है कि थेरेपी का कोई ऑल्टरनेट नहीं होता, अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए. आई थिंक इट्स समथिंग एवरीबॉडी कैन शुड गो फॉर इट. मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ कि ईद के कपड़े ना बनाएं, बिल्कुल ट्रैवल करना छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, और दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक ऑन योरसेल्फ. हमेशा मैं जितनी बार ये बात कहूँ ये कम है. और ये जो आपने कम्युनिकेशन वाली बात की ना, ये भी आप थेरेपी में जाकर सीखते हो. जैसे कि ये आपने कहा ना वाई से हाउ पे आना, ये भी मैंने सीखा है और मेरी एक जर्नी है कि मुझे अब समझ आता है कि ये जिस तरह आपने चाइल्डहुड का कहा, तो आई वाज एबल टू कम्युनिकेट इट टू माय स्पाउस आफ्टर लाइक 10 इयर्स ऑफ आवर शादी कि मुझे जेंडर इक्वालिटी का मसला रहा है सारी जिंदगी. तो अब अगर कोई भी बात होगी, लाइक कोई भी कैजुअल कमेंट भी आप करेंगे, तो मुझे वो बहुत ट्रिगर करता है. तो being able to communicate it, you need to understand कि मेरे लिए ये मसला है. And sometimes you can't afford long term, even if you take a few sessions, even that can help. Although ideally you should invest. It's an investment in yourself. कोई बात है कि हम वही पैसे हमें जाके डॉक्टर्स को देना पड़ता है फिजिकल बीमारियों के लिए. बट वी डोंट रियलाइज इट कि अगर आप मेंटल हेल्थ पे काम करो, आप फिजिकली हेल्थी ज्यादा होंगे. बिल्कुल. क्योंकि देखिए मेंटल हेल्थ में वही जो हम चैनलाइजिंग सिखाते हैं कि आप वॉक पर चले जाएं, आप मेडिटेट कर लें या जो भी, तो इट इज लाइक यू टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ. तो व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, तो आपको वो फिजिकल वाली चीजें वैसे ही आपकी ऑटोमेटिकली नहीं होंगी. तो हमने ये बात भी कर ली कि जी अच्छा थेरेपी नहीं अफोर्ड कर सकते तो क्या कर सकते हैं. अब हम आखिरी सवाल की तरफ आते हैं. आई थिंक हमारा टाइम बड़ा शॉर्ट चल रहा है, तो इन्हीं का शॉर्ट चल रहा है, ये मसरूफ है, मैं तो बहुत बार मेरी तरफ से तो चल सीन है. तो अच्छा, हमारा आखिरी सवाल ये है कि जो थेरेपी में आएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कपल्स थेरेपी कंसिडर कर रहा है, तो मतलब क्या होती है बेसिकली कपल्स थेरेपी, क्या एक्सपेक्ट किया जाए, किस तरह से हेल्प करती है, वो थोड़ा सा आप हमें बताइए. शादी के लिए तो खास तौर पे मैं हमेशा कहती हूँ कि कपल थेरेपी ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि गलती कपल्स ये करते हैं कि जब हम अपने पेरेंट्स से, उनके पेरेंट्स से, उनके खानदानों की भी शादियाँ हुई होती है, it gets out of your control. It totally becomes unmanaged. और वो जो बात है कि जी मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, तो एटलीस्ट एक कॉन्फिडेंशियल स्पेस में आपकी बहुत सी बातों का जो पर्दा है वो रह जाएगा. बिल्कुल ठीक है. कॉन्फिडेंशियल स्पेस होता है बहनों और भाइयों, 100% वो बात आपकी और थेरेपिस्ट के दरमियान रह जाती है. लोग मुझसे बहुत ही सवाल करते हैं कि कपल्स थेरेपी, जैसे मैं किसी को रेफर करती हूँ, इतना बड़ा पैराग्राफ होता है कि ये हो गया शादी में ये, एंड देन यू नो आई टेल देम कि मे बी यू नीड कपल्स काउंसलिंग. तो उस पर लोग कहते हैं हम किसी तीसरे बंदे के सामने अनजान आदमी, तीसरा बंदा एक प्रोफेशनल है जो सारी बातें बता दें अपनी पर्सनल. तो और एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट ये कि जिस तरह द वे आई वर्क इज कि मैं ऑब्वियसली मैं इंडिविजुअली भी एक सेशन ले लूंगी जिसमें मुझे आइडिया हो कि अच्छा इस इंसान इसका क्या अनफिनिश्ड बिजनेस है, नॉट फॉर कंफर्ट, जस्ट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ कि इनका क्या अनफिनिश्ड बिजनेस है जो एक साइकिल की शक्ल में शादी के दरमियान आ रहा है. ठीक है. और दिस इज अ वेरी गुड. मैंने तो ये देखा कि वो पहले सेशन से ही साथ होते हैं. नहीं, आप प्रेफरेबली देखिए, इट ऑल डिपेंड्स कि कब. सो
आइडियली मैं सबसे पहले दोनों को साथ ही बुलाती हूँ जस्ट टू गेट अ सेंस ऑफ वेयर दे आर। फिर अगर जरूरत पड़ती है तो एक सेशन इसलिए जाता है कि जब बहुत एस्केलेटेड एक कपल आता है तो तब तक दोनों के डिफेंसेस इतने ऊपर होते हैं कि वो अपनी कोई बात सही तरीके से बता नहीं सकते। तो वो एक दो इंडिविजुअल सेशन से एक आइडिया होता है कि अच्छा वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम एंड वेयर इज शी कमिंग फ्रॉम, एंड देन द वर्क इन थेरेपी, हाउ couple therapy is going to help you is because your therapist is going to might even help you to work through your fundamental issues, because sometimes, for example, a man might have internalized some value system that belonged to his father but that doesn't belong to him. फॉर एग्जाम्पल वो माँ की चीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बाप बहुत गुस्सीला है, बाप बहुत, या बाप का फॉर एग्जाम्पल अगर फाइनेंसिस को लेके या नौकरी को लेके एक तरीका है कि इस तरीके से काम करना चाहिए, लेकिन माँ कहती है कि नहीं हक हलाल का कमाना चाहिए, और अंदर वो बच्चा माँ को आइडेंटिफाई करना चाहता है लेकिन बाप के डर से बाप को फॉलो कर रहा है। तो थेरेपी ये भी मदद करेगी कि आपको उस फंडामेंटल की तरफ लेके जाएगी जो दैट बिलोंग्स टू यू, right? So therapy will help you through that, and how you relate to each other, because every couples what happens is कि एक cycle बन जाता है उनको दोनों के दरमियान, जिसके अंदर वो दोनों रोल्स असाइन कर लेते हैं, एक वसूअर बन जाता है, एक विड्रॉ कर देता है, या दोनों विड्रॉ करके बैठे होते हैं। सो दैट्स माय जॉब टू आइडेंटिफाई दैट नेगेटिव साइकिल एंड हाउ टू ब्रेक इट एंड हाउ टू फॉर्म अ मोर हेल्दी साइकिल। सो आई हेल्प देम टू while in the session I help them to how they can talk to each other. They'll bring a little conflict. For example, ये लेट आने वाला है कि देखिए ये लेट आए हैं, so वो जिस लेंस से देख रहे हैं it's a different lens through which I'll make the conversation, I'll make them practice कि how do you talk differently, how can you, because I have a certification in emotionally focused therapy which greatly helps me with with the relationship counseling. How can you ask those right questions? So I give them a toolkit of sorts कि how can you identify the emotions. इसमें different वो भी देती हैं आप exercises वगैरह। See, because देखिए emotions को कोई challenge नहीं कर सकता। अगर मैं इस वक्त sad हूँ, I don't have to give any reason because they're very organic. राइट, थॉट्स को आप चैलेंज नहीं कर सकते, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो अगर अगेन मियाँ बीवी या जो कपल्स रिलेशनशिप में है, वो एक दूसरे के इमोशन से जब कनेक्ट कर देंगे, और वो इतनी वल्नरेबल स्पेस होती है इमोशंस की, तो किसी शादी में मसला नहीं रहेगा। इट्स जस्ट द वे दे टॉक टू ईच अदर विल चेंज एंड द रिलेशनशिप कैन चेंज। हाँ, आई थिंक मुझे एक ये भी चीज़ लगती है कि लड़कियों की शायद ज़्यादा इमोशनल साइड एक्टिव होती है, या लड़के होती भी होगी तो वो एक्सप्रेस नहीं करते, तो वो शायद उनको लेना नहीं आता टू दे कैन नॉट डील विद दोस हेवी इमोशंस। और आई थिंक देखो इसको भी एक्सेप्ट करने की जरूरत है, लाइक सो सी women have a higher EQ, emotional quotient, men don't, but that's I think that's how the genders have been defined, which means कि आदमी इतनी इमोशनल क्वेश्चन के साथ कैसे नौकरी कर रहा है कि एक फौजी जो बॉर्डर पे बैठा हुआ है वो कैसे अपनी इमोशनल हेल्थ को तवज्जो दे सकता है। उसने उस वक्त he has to think from his, he has to be in his rational mind all the time. लेकिन हम इसको कितना वो नेगेटिवली देखते हैं ना, जैसे हम एज अ फ्रेंड्स भी व्हेन वी आर टॉकिंग तो यही होता है बंदे कि उनको तो क्या ही इमोशंस है, या वो तो एक्सप्रेस ही नहीं करते, बिल्कुल। तो आप थोड़ा सा हमें अपने स्पाउसेस को उनके जेंडर के अंदर भी देखने की जरूरत है। तो जो आदमी कहती है यार मेरी बीवी नैक बहुत करती है, तुम इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो, तुम इतनी सेंसिटिव क्यों हो रही हो, यही सेंसिटिविटी और यही इमोशंस आपकी भी इमोशनल हेल्थ में हेल्प करते हैं कि आप सारा वक्त अपने थिंकिंग ब्रेन में ना रहें, आपको एक्चुअली अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप भी अपने इमोशन से कनेक्ट करें। एंड लास्टली, लैंग्वेज ऑफ लव हर एक की फर्क है। सो योर हस्बैंड लैंग्वेज ऑफ लव माइट नॉट बी आई लव यू एंड आई सी यू, it might be in another way, whereas your language of love, women's language of love is different. So rather than forcing your partners and controlling them to speak your language, learn their language. हाँ, और उनको लोगों को पता ही नहीं होता कि मेरी लव लैंग्वेज क्या है और मेरे स्पाउस की क्या है। तो अक्सर औरतें ये कर रही होती हैं कि कभी जो तारीफ का जुमला बोल दें, कभी तो ये कर दें। तो मैंने I've done an episode on this लव लैंग्वेज, हम वो लिंक कर देंगे, उसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, और हो सकता है कि किसी को बताना नहीं आता लेकिन वो आपको एक्शंस में दिखा रहा होगा। सो ऑलवेज ट्राई टू लुक एट द थिंग्स दैट यू हैव इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द थिंग्स दैट यू डोंट हैव, एंड नेवर कंपेयर योर मैरिज टू अदर पीपल। हाँ, कि उनकी शादी में तो ये है या उनका तो वो है, क्योंकि वो आपकी परसेप्शन है, आपको हकीकत नहीं पता। एग्जैक्टली, हकीकत नहीं पता। सबकी शादियों में होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, को हर रिलेशनशिप में होता है, नॉट जस्ट शादी। आपके बच्चों से चल रहा होता है, आपके पेरेंट्स से चल रहा होता है, बहन भाइयों से चल रहा होता है। तो शादी कोई एक मिराकुलस रिलेशनशिप नहीं है जिसमें आप हमेशा हैप्पी डेज ही हैं, बट ये कि हम ज़्यादा देखते वो हैं आजकल ऑन सोशल मीडिया एंड एवरीवेयर कि उनकी शादी कितनी अच्छी है,
बट अगेन मैं यही कहूंगी कि वो अपनी डेट नाइट्स की तो लगा रहे हैं रील्स, बट जिस दिन लड़ रहे हैं उस दिन तो रील नहीं बना के बस आई लगाएंगे। थिंक वही बात इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मैरिज इज अ वेरी रियल रिलेशनशिप, इट हैज इमेंस पोटेंशियल and reality is better than fantasy. So indulge less in fantasy, which is fueled by all these Hollywood movies and podcasts and everything else and social media. Reality is better than fantasy, even if it sounds very dull and boring. एंड इट इज़ डिफिकल्ट एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वर्क। आपकी जो शादी है वो कांस्टेंट काम होता है, बच्चों से पहले अलग तरह का काम होता है, बच्चों के बाद अपने लिए वन ऑन वन टाइम निकालना, फिर अपने हस्बैंड के लिए टाइम निकालना, Dynamics तो change होते वो रहते हाँ हैं। कांस्टेंट एफर्ट आपको करनी पड़ती है। आसान कुछ भी नहीं होता, आसान बनाना पड़ता है मेहनत करके, और कुछ दिन होंगे जिसमें आसान नहीं लगेगा और मुश्किल जिंदगी लगेगा। है ही, it's work, And life it's is okay. work. ये मैं भी यही समझती थी कि हम बहुत लड़ रहे हैं या बार बार लड़ रहे हैं तो समथिंग इज रॉन्ग विद आवर मैरिज, बट देन अगेन लड़के हम सॉल्यूशंस की तरफ आ जाते हैं, और यही जिंदगी है कि और आप इवेंचुअली आपका सेटलिंग फेज बिल्कुल आ जाते हैं, जिसके अंदर आप जो है वो आप एक हार्मोनाइज एग्जिस्टेंस आपकी हो जाती है। हाँ, तो हमारे आज एक्सपर्ट से बात की हमने, और मुझे तो बहुत मज़ा आया और मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस ने भी बहुत कुछ लर्न किया होगा। सो टिप्स एंड ट्रिक्स एक अलग चीज़ है, लेकिन एक एक्सपर्ट के साथ जब आप सेशन में होते हैं, जब आप अपने बारे में सीखते हैं, जब आप अपने स्पाउस के अपने रिलेशनशिप के बारे में भी सीखते हैं, अगर आपका स्पाउस नहीं भी चाहता ना थेरेपी में आना, आप अपनी करा लें। मुझे लगता है उससे भी, जैसे मैं अपना बता रही हूँ, कि बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। यू लर्न अ लॉट अबाउट योर सेल्फ एंड योर रिलेशनशिप एंड द डायनामिक्स। तो वो ज़रूर, अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और अगर आपकी शादी ऐसी मतलब उस फेज़ में है, उस प्रॉब्लमेटिक फेज़ में जहाँ आपको नहीं समझ आ रहा, तो ज़रूर यहाँ इन्वेस्ट करें, एंड it is going to help you a lot, your relationship a lot, your marriage a lot, और आगे आपके बच्चों को भी। Sooner the better. I would actually suggest couples to come to counseling, at least take 1 or 2 sessions before they're married, and even early on in the marriage, coming to therapy is a better idea than waiting for those cycles to become so cemented कि उनको break करना। वो आपका बनेगा पहले दिन से बन रहा है, जितनी जल्दी उसको तोड़ेंगे उतनी ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा, हमारे रिलेशनशिप के डायनामिक्स भी ऐसे थे कि पहले जैसे आई वाज नॉट वर्किंग, आई वाज अ स्टे एट होम मदर, और माय पेरेंट्स आर नॉट अराउंड, ये वो, तो मुझे लगता था कि वो हमारी साइकिल भी काफ़ी शिफ्ट हुई है नेचुरली, कि आपके रोल्स बदलते रहते हैं, चीज़ें बदलती रहती हैं। हाँ, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात इन्होंने की कि आप प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए भी आए, जब आपकी उस फेज़ में है कि मैं क्या किस तरफ जाऊँ, किस तरफ ना जाऊँ, अगर 2-3 ऑप्शंस हैं उसमें कंफ्यूज्ड हैं, तो शी कैन हेल्प यू विद दैट। अगर आपकी शादी नई है और अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, वो भी मुझे लगता है बहुत मुश्किल टाइम होता है, बच्चों के बाद भी मुझे लगता है 1 साल बहुत मुश्किल होता है। तो ये दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, और ज़रूर, हमें तो कोई बताने वाला नहीं था, हम तो बता रहे हैं आप लोगों को कि प्लीज़ ज़रूर। और मुझे लगता है जब आप रिश्तेदारों के पास ले जाते हैं ना मसले, तो वो मसले और ख़राब हो जाते हैं। व्हेन यू गो टू योर लड़की के घर वालों के पास जा रहे हैं, लड़के के घर वालों के पास जा रहे हैं, तो इससे बेहतर है एक्सपर्ट के पास जाएं। उनको खुद कुछ नहीं पता, वो तो अपने लेंथ से आपको गाइड करेंगे, तो एक्सपर्ट्स कैन गाइड यू बेटर। सो थैंक यू सो मच ज़ारा फॉर कमिंग टुडे, फॉर टेकिंग आउट टाइम। तो दिस वाज आवर टुडेज एपिसोड। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर अभी तक देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। आपका फीडबैक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। कोई सवाल हैं एक्सपर्ट के लिए वो भी भेजिएगा, हम इनका पेज भी टैग कर देंगे। इफ़ यू वांट टू book your session, if you want to ask anything, you can go to her Instagram page. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।